सिंचाई नहरों का विकल्पन, डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल। नहर अभिकल्पन सबसे पहला पॉइंट है, कैनाल डिजाइन। सिंचाई नहरों का विकल्पन सड़कों तथा रेल मार्गों के अभिकल्पन से अधिक जटिल होता है और पर्याप्त इंजीनियरिंग सूझबूझ एवं अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। नहरों के जलस्तर को सड़कों तथा रेल मार्ग के संरेखण की भांति इच्छानुसार कभी ऊपर कभी नीचे नहीं गिरा सकता। गुरुत्वीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नहरों की ढाल सदैव नीचे की ओर ही रखी जाती है, वह भी एक निर्धारित सीमा के भीतर। नहर के विकल्पन में इसके निर्धारित निस्सरण के लिए उपयुक्त खंड ज्ञात किया जाता है और नहर की आधार चौड़ाई जिसे विड्थ कहते हैं, कुल गहराई जिसे डेप्थ कहते हैं, पार्श्व ढाल साइड स्लोप, पूर्ण सप्लाई तल FSL, अनुलंब ढाल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, पानी का वेग इत्यादि आवश्यक माप निर्धारित किए जाते हैं। नहर का विकल्पन हाइड्रोलिक के सूत्रों के आधार पर किया जाता है। सिंचाई योग्य क्षेत्र तथा पानी की ड्यूटी के आधार पर नहर का पूर्ण सप्लाई निस्सरण खंड अभिकल्पन से पहले ही ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार से नहर खंड दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है पक्के खंड या अजलोढ़ मृदा के खंड जिसे लाइन सेक्शन कहते हैं। दूसरा है कच्चे खंड या जलोढ़ मृदा में निर्मित खंड अनलाइंड सेक्शन, अर्थात दो भाग हो गए इसमें, कच्चे और पक्के खंड। नहरें प्रायः नदियों से निकाली जाती हैं, अतः इसके पानी में पर्याप्त मात्रा में सिल्ट होता है। यह सिल्ट नहर खंड में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जब पानी का वेग अभिकल्पन से कम होता है तो यह सिल्ट नहर के तली व साइडों पर बैठने लगती है। इसके विपरीत जब पानी का वेग अधिक होता है तो नहर खंड का निकर्षण होने लगता है। नहर के तली व साइडों में से मिट्टी कटकर पानी में सिल्ट की मात्रा बढ़ा देती है। इसलिए पानी तथा कच्ची नहरों के विकल्पन के आधार अलग अलग होते हैं। नहरों के विकल्पन से पहले कुछ तकनीक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है, अर्थात नहर जो आपकी किसी नदी से निकाली जाती है, उस नहर में अगर पानी के प्रवाह का वेग अधिक होगा तो उस वेग के अधिक होने के कारण नहर की तली और साइड का क्या होता है, कटान होने लगता है अधिक वेलोसिटी होने की वजह से। इसके विपरीत अगर वो वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसके कम होने से नहर के पानी में घुले हुए जो सिल्ट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नहर की तली और साइडों पर बैठने लगते हैं। तो नहर अभिकल्पन में पानी के वेग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई शब्दावली। सिंचाई शब्दावली में पहला पॉइंट है प्रवाह, फ्लो। नहरें चैनलें ऊपर से खुली होती हैं, अतः इनमें पानी वायुमंडलीय दाब पर बहता है। नहर में प्रवाह इसकी तली को दी गई अनुलंब ढाल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के कारण होता है। इसलिए नहरों में पानी ऊपरी तल से निचले तल की ओर बहता है, जबकि पूर्णतः भरे हुए पाइपों में प्रवाह दाब के कारण होता है और उपयुक्त दाब के कारण निचले तल से किसी भी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। अर्थात प्रवाह जो नहर में रखी जाती है, प्रवाह को निश्चित करने के लिए अनुलंब ढाल दी जाती है उस नहर में, और उस अनुलंब ढाल के कारण नहर में पानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बहता है। नहरों तथा चैनलों में पानी का वेग खंड के सभी बिंदुओं पर समान नहीं होता, जैसा पिछले अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है। अतः
गणना में औसत वेग लिया जाता है। अगला पॉइंट है निस्सरण। नहर का निस्सरण निर्धारित करने के लिए इसके अंतिम छोर से गणना करते हुए ऊपर हेड की ओर बढ़ते जाते हैं। सर्वप्रथम सिंचाई क्षेत्र के चकों के अनुसार गुणों का निस्सरण तय किया जाता है। यह निस्सरण मोगों, जिसे आउटलेट कहते हैं, द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे नहर के ऊपरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, मोगों की संख्या में वृद्धि के अनुसार नहर का निस्सरण भी अधिक होता जाता है। इस निस्सरण में रिसन तथा वाष्पन द्वारा नष्ट हुए पानी की मात्रा जोड़कर नहर के शीर्ष पर कुल निस्सरण ज्ञात कर लिया जाता है। निस्सरण को क्यूबिक घन मीटर पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण सप्लाई निस्सरण, फुल सप्लाई डिस्चार्ज। अधिकतम निस्सरण जिसके लिए नहर खंड का विकल्पन किया जाता है पूर्ण सप्लाई निस्सरण, जिसे FSD कहलाता है। जैसे जैसे हम नहर के छोर की तरफ बढ़ते हैं, मोगों आउटलेट द्वारा पानी निकलने के कारण नहर का निस्सरण घटता जाता है और इसी के अनुरूप नहर खंड भी छोटा होता चला जाता है। अगला पॉइंट है पूर्ण सप्लाई तल, फुल सप्लाई लेवल। पूर्ण सप्लाई निस्सरण पर नहर में पानी का जो अधिकतम तल होता है उसे पूर्ण सप्लाई तल कहते हैं। ध्यान रहे मुक्तांतर फ्री बोर्ड इसके अतिरिक्त होता है जो पूर्ण सप्लाई तल के ऊपर छोड़ा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रूप में। पूर्ण सप्लाई गहराई। अगला पॉइंट है पूर्ण सप्लाई गहराई, फुल सप्लाई डेप्थ। नहर खंड के पूर्ण सप्लाई तल तथा आधार तल के ऊर्ध्वाधर अंतर को पूर्ण सप्लाई गहराई कहा जाता है। इसमें मुक्तांतर सम्मिलित नहीं होता है। भीगी परिमाप, वेटेड पेरीमीटर। नहर खंड की तली तथा साइडों की वह कुल सतह चौड़ाई जो पानी के संपर्क के कारण गीली रहती है भीगी परिमाप कहलाती है। यह मीटर में आंकी जाती है। इसको ऐसे देख सकते हैं हम, जैसे कोई नहर खंड है, इसमें किसी गहराई तक पानी भरा हुआ है। मान लेते हम कि इसका आधार B है, इसका आधार B हमने माना। ये नहर खंड है, इसमें कुछ गहराई तक पानी भरा हुआ है। यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो आपका वेटेड पेरीमीटर जो होगा PW वो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD। तो ये आपकी लंबाई जो है तीनों भाग जो हिस्सा पानी से भीगा हुआ है उसकी लंबाई को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, नहर खंड का भीगा परिमाप कहलाएगा। इसके पश्चात है द्रवी माध्य गहराई या द्रवी त्रिज्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। यह नहर खंड के भीगे क्षेत्रफल, वेटेड एरिया तथा भीगी परिमाप का अनुपात है। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल R इक्वल टू एरिया अपॉन PW। एरिया कैपिटल A और PW वेटेड पेरीमीटर। यहाँ कैपिटल R क्या है आपका, द्रवी माध्य गहराई, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। कैपिटल A है आपका भीगे खंड का क्षेत्रफल, PW है भीगे खंड का परिमाप। तो ये हो गया आपका द्रवी माध्य गहराई या द्रवी त्रिज्या। इसके पश्चात है क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। जब नहर खंड में पानी का वेग ऐसा हो कि नहर खंड में न सिल्टिंग हो और न ही निघर्षण, तो इस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात जिस वेलोसिटी पर किसी नहर खंड में सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों नहीं होता है, अर्थात सिल्टिंग और निघर्षण दोनों नहीं हो, उस नहर खंड को क्या कहेंगे, रिजिम खंड कहेंगे। वो आगे आएगा अभी, लेकिन उस वेलोसिटी जिस पर कोई सिल्टिंग और
स्कोरिंग दोनों ना हो उसे कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग कहते हैं। इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं। नहरें जो नदी से निकाली जाती हैं के पानी में पर्याप्त सिल्ट महीन बालू के कण होते हैं। जब नहर में पानी का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो यह सिल्ट नहर खंड में बैठने लगता है, और जब अधिक होता है तो नहर की तली व साइडों की मिट्टी उखड़ने लगती है। अतः नहर खंड में सिल्टिंग अथवा निघर्षण रोकने के लिए नहर में क्रांतिक वेग रखना आवश्यक हो जाता है। क्रांतिक वेग नहर के मटेरियल व मृदा की रचना पर निर्भर करता है। मृदा जिस पर से पानी से बहता है जितनी सख्त प्रकार की होगी पानी का वेग उतना ही अधिक रखा जाता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं के लिए कुछ तालिका क्रांतिक वेग के रिस्पेक्ट में दी गई है। नीचे देखते हैं हम मृदाओं के लिए क्रांतिक वेग। मृदा का प्रकार एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्रांतिक वेग मीटर पर सेकंड में। यदि मृदा सामान्य मृदा है तो क्रांतिक वेग कितना होगा मीटर पर सेकंड में 0.30 से 0.60। दूसरा है सामान्य मूरम। सामान्य मूरम अगर है तो क्रांतिक वेग हो जाएगा आपका 0.60 से 0.90। तीसरा है सख्त मूरम, इसकी वैल्यू है 1.20 से 1.50। चौथा है भाटे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.50 से 1.80। यदि साधारण चट्टानें हैं तो 1.80 से 3 मीटर पर सेकंड तक क्रांतिक वेग होगा। और सबसे लास्ट में है सख्त चट्टानें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 या 3 से अधिक। तो ये वैल्यू थी क्रांतिक वेलोसिटी की अलग अलग मृदाओं के लिए। इसके बाद है क्रांतिक वेग अनुपात, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रवाह के वास्तविक औसत वेग v तथा क्रांतिक वेग V0 के अनुपात को क्रांतिक वेग अनुपात कहते हैं। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, अर्थात स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल V अपॉन V0। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर स्मॉल m क्या है आपका क्रांतिक वेग अनुपात CVR, कैपिटल V है वास्तविक औसत वेग एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी, V0 है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। जब कैपिटल M का मान 1 से अधिक होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, जब कैपिटल M का मान 1 से अधिक होता है तो नहर में क्या होगा, निघर्षण होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जब यह 1 से कम होगा तो क्या होगा, नहर खंड में सिल्टिंग होने लगेगी। अर्थात जब M की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो नहर में खंड में क्या होने लगेगा, कटान होने लगेगी, निघर्षण होने लगेगा। और यही M की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाएगी तो क्या होगा, नहर खंड में सिल्टिंग होने लगेगी। अब इसके बाद है अगला पॉइंट, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, नहर का मितव्ययी खंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी नहर के लिए। चैनल का मितव्ययी खंड वह होता है जिसकी निर्माण लागत न्यूनतम और उसके निस्सरण अधिकतम, अर्थात छोटे छोटे खंड में अधिकतम प्रवाह का हो सके। चैनल खंड फिर से देखते हैं, चैनल का मितव्ययी खंड वह होता है जिसके निर्माण लागत न्यूनतम हो और उससे निस्सरण अधिकतम हो, अर्थात छोटे छोटे खंड में अधिकतम पानी का प्रवाह हो सके। मितव्ययी का मतलब यह है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो और कॉस्ट उसकी क्या हो, निर्माण की कम से कम रखी जाए। अधिकतम प्रवाह के लिए खंड की द्रवीय माध्य गहराई, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अधिकतम होनी चाहिए, अथवा चैनल की चौड़ाई गहराई की 2 गुनी होनी चाहिए। इसको हम हाइड्रोलिक्स में प्रूव भी कर चुके हैं इसके पहले। इस दृष्टि से अर्धवृत्ताकार खंड अधिक मितव्ययी होता है, परंतु इसकी स्थिरता तथा निर्माण में कठिनाई को देखते हुए
नहरों के लिए समलंबाकार ट्रेपेजॉइडल परिच्छेद अधिक अपनाए जाते हैं। नहर के मितव्ययी खंड के लिए दूसरी शर्त यह है कि नहर खंड में मृदा कटान तथा मृदा भराव लगभग बराबर हो ताकि बाहर से मिट्टी न लानी पड़े। अगला पॉइंट है रिजिम चैनल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देने योग्य। चैनल इन रिजिम, इसको देखना पड़ेगा। ऐसी नहरें जिनमें न तो सिल्टिंग होती है और न ही निगर्सन होता है, रिजिम चैनल या प्रचलित नहरें कहते हैं। मतलब वह नहरें जो अस्थायी अवस्था में हो। अस्थायी कैसे कि उसमें उस नहर में कोई सिल्टिंग भी ना हो, अर्थात कोई सिल्ट बैठता भी ना हो और उसमें कोई कटान भी ना हो उसके साइडों और उसके आधार का, तो वह चैनल कहलाएगी आपकी रिजिम चैनल या प्रचलित नहर कहलाती है। जलोढ़ नदियों से निकलने वाली नहरों में सिल्ट आती रहती है, जिसे सिल्ट भार कहते हैं। नहर में जब पानी की गति बहुत कम हो जाती है तो पानी में उपस्थित अतिरिक्त सिल्ट नहर की तली व साइडों पर बैठ जाती हैं और पानी में सिल्ट भार उतना ही रखा जाता है जिसे पानी इस गति पर उठा सकता है। इसके विपरीत जब पानी की गति बहुत अधिक हो जाती है तो पानी नहर की तली व साइडों को काटकर अपना सिल्ट भार पूरा करता है। नहर की रिजिम अवस्था के लिए शर्तें अग्रलिखित हैं। पहला, जिस प्रकार की सिल्ट एवं मिट्टी पानी में उपस्थित है, नहर खंड भी उसी प्रकार की मिट्टी का बना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, नहर खंड में सिल्टिंग अथवा निगर्सन की स्वतंत्रता रहनी चाहिए ताकि नहर अपने को अस्थायी रूप में ढाल सके। तीसरा है, पानी में सिल्ट भार, सिल्ट लोड तथा सिल्ट परिमाण स्थायी रहना चाहिए। चौथा है, नहर खंड में निस्सरण अस्थायी रहना चाहिए। नहर को रिजिम में आने के लिए यह आवश्यक है कि नहर खंड ऐसी मृदा का बनाया गया हो जिसमें सिल्टिंग और निगर्सन दोनों ही बहुत आसानी से हो और नहर अपने अस्थायी को प्राप्त कर सके। ऐसी मृदा को असीमित असंबद्ध जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला पॉइंट है, नहरों में रिजिम की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रारंभिक रिजिम, जिसे इनिशियल रिजिम कहते हैं। दूसरा है अंतिम रिजिम या फाइनल रिजिम। प्रारंभिक रिजिम, जब नहर केवल अपने अनुप्रस्थ खंड को ही अस्थायी बना पाती है तो इसे प्रारंभिक रिजिम कहते हैं। दूसरा है अंतिम रिजिम, जब नहर अपने अनुप्रस्थ खंड व अनुलंब ढाल दोनों को अस्थायी बना लेती है तब यह अंतिम रिजिम की अवस्था में आ जाती है। अभिकल्पन की त्रुटि के कारण जब कच्ची नहरें अपने अस्थायित्व में नहीं होती हैं तो यह सिल्टिंग अथवा निगर्सन के द्वारा पहले अपना खंड रिजिम में लाती हैं और इसके पश्चात अनुलंब ढाल भी रिजिम में आ जाती है। जब नहर खंड को पक्का बना दिया जाता है तो नहर में सिल्टिंग अथवा निगर्सन की संभावना नहीं रहती है और नहर स्थायी रिजिम में कहलाती है। अगला पॉइंट है रुक्षता गुणांक, रुगोसिटी कोएफिशिएंट, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं इसको। यह गुणांक चैनल खंड के आधार व साइडों की रुक्षता को प्रदर्शित करता है। कैपिटल एन का मान निम्नलिखित कारणों से भी प्रभावित होता है। नंबर 1, चैनल के वक्र के कारण। नंबर 2, चैनल खंड के माप तथा आकार में परिवर्तन के कारण। तीसरा है प्रवाह में रुकावट, जैसे कचरा, पेड़ों की जड़ें, खरपतवार, जलीय संरचनाओं का जल मार्ग में पड़ना तथा तल में बनने वाली पृष्ठ उर्मिका
कैपिटल एन का मान निःसरण पर भी निर्भर करता है। निःसरण के बढ़ने पर इसका मान घट जाता है। कैपिटल एन के कुछ मान नीचे दिए गए हैं तालिका में। ए बुकले के अनुसार जलोढ़ चैनल के लिए कैपिटल एन का मान, पहला है बहुत अच्छी अवस्था की चैनल के लिए वैल्यू होगी कैपिटल एन की 0.0225, अच्छी अवस्था की चैनल के लिए होगी 0.0250। तीसरा है खराब बैड अवस्था की चैनल 0.0275। लास्ट है निकृष्ट वेरी बैड अवस्था की चैनल, इसका है 0.0300। अगला है केंद्रीय सिंचाई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन के अनुसार जलोढ़ मृदा की चैनल के लिए कैपिटल एन का मान 0.020 से 0.030 रखा जाता है। मुख्य नहरों तथा शाखाओं के लिए निम्न मान तथा रजवाहे व माइनर के लिए उच्च मान लिए जाते हैं। इसके बाद है विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनी नहरों के लिए कैपिटल एन का मान। इस्पात सतह के लिए 0.0125 से 0.018। कंक्रीट सतह के लिए कैपिटल एन का मान होगा 0.013 से 0.018। चिनाई के लिए 0.020 से 0.035। मृदा के लिए 0.0225 से 0.020। सिल्ट गुणांक यह एक स्थिरांक है जिसका उपयोग सर्वप्रथम लेसी ने नहरों में सिल्ट का व्यवहार परखने के लिए किया था। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ का मान चैनल के सिल्ट के औसत कणों के आकार, माप व घनत्व पर निर्भर करता है। जलोढ़ नदियों में अधिकतर सिल्ट के कण क्वार्ट्ज के होते हैं जिसका घनत्व 2.65 है। सिल्ट गुणांक चैनल के निःसरण पर आधारित नहीं होता है। इस प्रकार लेसी ने सिल्ट गुणांक F तथा सिल्ट के औसत कणों का व्यास d में निम्न संबंध स्थापित किया। यह व्यास मिलीमीटर में लिया जाता है। कैपिटल F = 1.75 सारणी 8.3 में विभिन्न मृदाओं के लिए मान दिया गया है। सिल्ट फैक्टर F का मान, मटेरियल टाइप, कणों का व्यास मीटर में mm में, F का मान। सिल्ट महीन सिल्ट के लिए वैल्यू है 0.81 और F का मान होगा 0.50। मध्यम के लिए 0.158, F का मान 0.70। मानक के लिए 0.323, F का मान 1.0। बालू के लिए मध्यम अगर है बालू 0.505, F का मान 1.25। मोटी अगर है तो मोटी बालू के लिए 0.725 और F का मान 1.50। मटेरियल के प्रकार, कणों का व्यास, F का मान। बजरी महीन है अगर तो 0.888, F का मान 1.75। मध्यम के लिए 1.290, F का मान 2.00। मोटी के लिए 2.422, F का मान 2.75। ग्रेवल के लिए मध्यम अगर है तो 7.280, F का मान हो जाएगा 4.75। भारी अगर है तो 26.100, F का मान 9.00। बोल्डर के लिए छोटे बोल्डर अगर है तो 50
और F का मान 12.00, मध्यम के लिए 72, F का मान 15। अब विभिन्न मृदाओं के नहर अभिकल्पन, कैनाल डिजाइन इन डिफरेंट सॉइल। अजलोढ़ मृदाओं के नहर का अभिकल्पन। अजलोढ़ मृदा का संगठन पर्याप्त दृढ़ होता है। ऐसी मृदाओं से बनी चैनल में सिल्टिंग नहीं होती और न ही निघर्षण होता है, संभावना होती है निघर्षण की, अतः नहर खंड को अस्थायी माना जा सकता है। इन चैनलों का विकल्पन हाइड्रोलिक के सूत्रों के आधार पर होता है, परंतु जब नहर की अनुलंब ढाल इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि इसके पानी का वेग खंड की मृदा के क्रांतिक वेग से अधिक न होने पाए। खंड की पार्श्व ढाल कटान में 1:1 तथा भराव में 1.5:1 क्षैतिज ऊर्ध्व रखी जाती है। परिच्छेद के B आधार चौड़ाई व D गहराई का उपयुक्त अनुपात चुनकर खंड के परिमाप ज्ञात कर लिए जाते हैं। नहर के विकल्पन के लिए निम्न सूत्र यूज किए जाते हैं। पहला है निस्सरण, Q = A/V, जहाँ पर Q क्या है, नहर का निस्सरण क्यूबिक में, A क्या है, नहर खंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और B नहर खंड का औसत वेग मीटर पर सेकेंड में। इसके बाद है चेजी का सूत्र। चेजी जो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, सन 1969 में प्रयोगों के आधार पर पानी के वेग के लिए निम्न आणविक सूत्र दिया, V = C√RS, जहाँ पर V क्या है, चैनल का औसत वेग, C क्या है, चेजी का गुणांक, चेजी कोएफिशिएंट, R क्या है, द्रव्यमाध्य गहराई मीटर में, S क्या है, चैनल की तली का अनुलंब ढाल। चेजी का गुणांक C का मान ज्ञात करने के लिए कुछ इंजीनियरों ने नीचे फार्मूले दिए हैं। इसमें कटर का फार्मूला है। कटर एक स्विस अभियंता थे। इनके अनुसार C = ब्रैकेट में 23 + 0.00155 अपान S ब्रैकेट बंद प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 1 + 23 ब्रैकेट में 23 + 0.00155 अपान S ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई n/√r। तो ये फार्मूला था आपका कटर का, जिसमें C का मान निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला है मैनिंग का, C = 1/n r⁴ इन दोनों फार्मूलों से N का मान हम निकाल सकते हैं। उपरोक्त सूत्रों में N रुच्यता गुणांक कहलाता है। व्यवहारिक तौर पर कटर तथा मैनिंग के N का मान लगभग एक जैसा होता है। यस तथा R की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। ऊपर दिए गए चेजी के सूत्र में कटर व मैनिंग द्वारा दिए गए C का मान रखने पर चैनल का औसत वेग, कटर का C यूज करने पर V = ब्रैकेट में 23 + 0.00155 अपान S ब्रैकेट बंद प्लस 1/N डिवाइडेड बाई 1 प्लस ब्रैकेट में 23 + 0.00155 डिवाइडेड बाई S ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई n/√r, फिर से ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई √RS। ये हो जाएगा आपका औसत वेग का फार्मूला कटर का सूत्र यूज करके। दूसरा है चैनल का औसत वेग मैनिंग के फार्मूले द्वारा, V = 1/n मल्टीप्लाई बाई r⁴ S⁴ 1/2। ऊपर दिए गए फार्मूले से Q तथा V के मान रखने पर नहर खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे वेलोसिटी का, जिससे हम फार्मूला रख के Q = A/V करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पे V की वैल्यू हम रख देंगे नहर खंड का क्षेत्रफल, और Q क्या है, आपका डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में या क्यूबिक में। तो इस प्रकार हम किसी भी नहर का डिजाइन कर सकते हैं इन फार्मूलों का यूज करके।